नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की तमाम 10 बड़ी खबरों के मुख्य समाचारों के संस्करण में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चुनावी रैलियों और जनसभा को लेकर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, जारी हुई नई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सोमवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी। आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव प्रचार से संबंधित पाबंदियों में बड़ी राहत दी है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अब प्रत्याशी और कार्यकर्ता 20 की संख्या में डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनके अंतर्गत पार्टी या पार्टी के उम्मीदवार अब 1000 लोगों के साथ बैठक कर सकेंगे। इसमें स्थानीय एसडीएम के दिशा निर्देशों का भी ध्यान रखना होगा। 11 फरवरी 2022 तक किसी भी रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, वाहन या फिर जुलूसों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। डोर टू डोर चुनाव प्रचार के लिए लोगों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। इस दौरान कोरोना उचित व्यवहार का पूरा ध्यान रखना होगा। इंडोर बैठकों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाकर 300 से 500 कर दिया गया है। यह ध्यान रखना होगा कि बैठक में हॉल की क्षमता के 50% लोग ही शामिल हो। इसके अलावा दोस्तों, इन बदलावों के अलावा 8 जनवरी 2022 को जारी गाइडलाइन के सभी दिशा निर्देश और प्रतिबंध लागू रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री और गवर्नर आमने सामने। गैस चैम्बर वाले बयान से नाराज ममता बनर्जी ने ट्विटर पर राज्यपाल को कर दिया ब्लॉक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अपने ट्विटर अकाउंट से ब्लॉक कर दिया। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि पिछले कुछ वर्षों से दोनों नेताओं के बीच जारी कड़वाहट आज भी जारी है। दरअसल दोस्तों, एक दिन पहले रविवार को ही राज्यपाल ने कहा था कि बंगाल राज्य लोकतंत्र के लिए एक गैस चैम्बर बन गया है और अगले दिन ममता ने उन्हें ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। ममता बनर्जी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मैं इसके लिए पहले से ही माफी मांगती हूं कि वे हर दिन कुछ न कुछ ट्वीट करके मुझे या मेरे अधिकारियों को गाली देते हैं। वे असंवैधानिक और अनैतिक बातें कहते हैं। वह सलाह देने नहीं बल्कि निर्देश देते हैं। चुनी हुई सरकार बंधुआ मजदूर बन गई है, इसलिए मैंने उन्हें अपने ट्विटर अकाउंट से ब्लॉक कर दिया है। मैं चिढ़ नहीं रही हूं। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्यपाल धनखड़ ने कई मौकों पर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को धमकी दी। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर धनखड़ को हटाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा, हालांकि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ने पर तोड़ी चुप्पी। MS धोनी का इस बात के लिए दिया उदाहरण। जी हां दोस्तों, विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के बाद कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। उनके इस फैसले ने टीम मैनेजमेंट के साथ साथ फैंस को भी हैरान कर दिया। कोहली के इस फैसले के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन हाल ही में विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने के फैसले को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ना भी लीडरशिप का एक हिस्सा है और लीडर बनने के लिए कप्तान बने रहना जरूरी नहीं। कोहली ने इसको लेकर महेंद्र सिंह धोनी का भी जिक्र किया। PTI के मुताबिक पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है। आपको स्पष्ट रूप से इसके बारे में पता होना चाहिए। लोग कह सकते हैं कि इस आदमी ने क्या किया, लेकिन आप जानते हैं कि जब आप आगे बढ़ने और अधिक हासिल करने के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि आपने अपना काम किया है। इसके अलावा विराट कोहली ने टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी MS धोनी का जिक्र करते हुए कहा कि जब धोनी टीम में थे तो ऐसा नहीं था कि वे लीडर नहीं थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जिनसे हमेशा इनपुट की जरूरत पड़ती थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बदले की राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में पहली वर्चुअल रैली में अखिलेश यादव पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर उत्तर प्रदेश में वोटरों को बीजेपी से बदला लेने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया है। सोमवार को वर्चुअली एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि यह राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार की विकास की नीतियों के खिलाफ विपक्ष की कुंठा से अधिक कुछ नहीं। उन्होंने इस संबंध में गरीबों के लिए घर, पिछड़ा वर्ग के लिए नीतियों, मेडिकल कॉलेजों, एक्सप्रेस हाईवे के जरिए कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना, मुस्लिम महिलाओं के लिए उठाए कदम और विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु बढ़ाने जैसी नीतियों का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं और विपक्ष बदला लेना चाहता है। इन लोगों ने ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जिनका व्यवहार ही सबूत है। ये दंगे की मानसिकता वाले लोग हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
मार्केट अपडेट। बजट के पहले बाजार ने दिखाया दम, सेंसेक्स 800 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। जी हां दोस्तों, बजट से पहले सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने जोरदार बढ़त दर्ज की। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 813.94 अंकों की बढ़त के साथ 58,014.17 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 237 अंकों की तेजी के साथ 17,339.85 पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक में 285.94 अंकों की तेजी देखने को मिली। दोस्तों, पिछले कई दिनों से बिकवाली झेल रहे बाजार में आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन जोरदार खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ ओपन हुआ। पूरे दिन निफ्टी के 50 में से 45 से ज्यादा शेयरों में तेजी देखने को मिली। पिछले 10 सालों में बजट के पहले इस बार सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। बजट से पहले विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन बजट से ठीक एक दिन पहले बाजार में बुल्स ने वापसी की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,674 नए मामले, 30 मरीजों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का ग्राफ कम हो रहा है। इस वजह से रविवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 3,674 नए मामले सामने आए। लेकिन चिंता की बात यह है कि दिल्ली में कोविड से 30 लोगों ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 6.37% हो गई है, जबकि एक्टिव मरीज 21,490 है। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना की चाल धीमी होने पर कुछ पाबंदियों में ढील दी गई है। LNPG अस्पताल के MD डॉक्टर S कुमार ने बताया कि भारत में कोरोना के नए संक्रमण के मामले सामने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है, ऐसे में हमें बेहद सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही कहा कि नए वायरस को लेकर हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब हर नागरिक की होगी सिंगल डिजिटल आईडी। आपस में लिंक होंगे पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ पासपोर्ट भी। जी हां दोस्तों, आने वाले समय में देश के हर व्यक्ति के पास सिंगल डिजिटल आईडी होगी। इससे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट समेत सभी दस्तावेज एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। यानी कि आपको आधार, पैन या लाइसेंस से वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग आईडी देने की जरूरत नहीं होगी। इस नई तकनीक पर इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने केंद्रीय डिजिटल पहचान का एक नया मॉडल प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित मसौदे में मंत्रालय सुझाव दे रहे हैं कि यह एकीकृत डिजिटल पहचान नागरिक को नए पहचान पत्रों को नियंत्रण में रखकर सशक्त बनाएगी और उन्हें यह चुनने का विकल्प प्रदान करेगी कि किस उद्देश्य के लिए किसका उपयोग करना है। प्रस्ताव के जल्द ही सार्वजनिक होने की उम्मीद है और मंत्रालय 27 फरवरी तक लोगों की प्रतिक्रियाएं मांगेगा। दोस्तों, इस एकीकृत डिजिटल पहचान के तहत केंद्र के साथ साथ अलग अलग राज्यों के पहचान पत्रों को भी एक साथ रखा जा सकेगा। साथ ही eKYC के माध्यम से इस डिजिटल आईडी का उपयोग अन्य थर्ड पार्टी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO की वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर दिख रहा है पाकिस्तान और चीन का हिस्सा। TMC सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान और चीन के कब्जे वाले एरिया को इन दोनों देशों के हिस्से के तौर पर पेश किया जा रहा है। यह शिकायत तृणमूल कांग्रेस के सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर की। सेन ने लेटर में लिखा कि WHO की वेबसाइट पर कोविड डैशबोर्ड में कोरोना वायरस से जुड़ा अपडेट ग्लोबल डेटा दिखाने के लिए यूज किए जा रहे वर्ल्ड मैप में यह गड़बड़ी की गई है। जब मैप पर जाते हैं तो भारतीय मैप नीले रंग में दिखाई देते हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर को ग्रे रंग के हिस्से से दिखाया गया है, जिस पर एक हिस्से में पाकिस्तान का कोरोना डेटा और दूसरे हिस्से में चीन का कोरोना डेटा दिखाई देता है। हालांकि TMC सांसद के इस लेटर पर देर शाम तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मैरिटल रेप को माना जाएगा अपराध, सोमवार को कोर्ट में अपना रुख साफ कर सकता है केंद्र। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित कर सकती है कि वह मैरिटल रेप के विरोध में दिए अपने पूर्व के हलफनामे को वापस लेना चाहती है या नहीं। केंद्र ने अपने पूर्व के हलफनामे में कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे विवाह नाम की संस्था खतरे में पड़ सकती है और इसे पतियों के उत्पीड़न के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यायमूर्ति राजीव शखधर एवं न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने गत 28 जनवरी को केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से कहा था कि वह इस बात पर केंद्र के निर्देश लेकर आए कि क्या सरकार इस मामले में 2017 में दिए गए अपने हलफनामे को वापस लेना चाहती है। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग को लेकर दायर कई याचिकाओं की सुनवाई कर रही खंडपीठ सोमवार को याचिकाकर्ताओं की जवाबी दलीलें सुनेगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी पर गवर्नर का हमला, कहा बंगाल की भूमि को खून से नहीं रंगने देंगे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी तथा एक बार फिर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। राज्यपाल ने कहा कि वह राज्य में मानवाधिकारों को कुचले जाने की घटनाओं और हिंसा की बाढ़ को नहीं देख सकते। धनखड़ ने कहा कि किसी भी प्रकार का अपमान उन्हें अपने कर्तव्य पालन से विमुख नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हिंसा एवं लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने सभी से अपील की कि वे शांति और अहिंसा के दूत बने, जो राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्यपाल ने उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में हुगली नदी के तट पर स्थित गांधी घाट में कहा कि बंगाल की पावन भूमि को रक्त से सनी हुई और मानवाधिकारों का गला घोटने वाली धरती नहीं बनने दे सकते। उन्होंने कहा कि स्थिति ऐसी हो गई है कि मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को तथ्योन्वेषी समिति गठित करने का निर्देश तक दे दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जोड़ियां स्वर्ग में नहीं नर्क में बनती है, पति को गिरफ्तारी से पहले जमानत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की अपील। जी हां दोस्तों, जोड़ियां स्वर्ग में नहीं नरक में बनती है। एक घरेलू विवाद की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की। हाई कोर्ट के जस्टिस सारंग कोतवाल की बेंच एक पति की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसकी पत्नी ने क्रूरता और दहेज की मांग करने का आरोप लगाया था और यह शादीशुदा कपल साथ रहने को तैयार नहीं था। अदालत ने देखा कि पति और पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ क्रोश शिकायतें दर्ज की थी। जस्टिस एसवी कोतवाल ने आदेश दिया था कि एफआईआर से पता चलता है कि पति और पत्नी एक साथ नहीं रह सकते, उनके बीच लगातार झगड़े होते रहते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस कोतवाल ने गुस्से में यह भी टिप्पणी की कि जोड़ियां स्वर्ग में नहीं नरक में बनती है। दरअसल दोस्तों मामला यह है कि एक महिला ने दिसंबर 2021 में अपने पति के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि 2017 में उसकी शादी के दौरान पति का परिवार अपने घर के हर सदस्य के लिए एक सोने का सिक्का चाहता था। चूंकि महिला का परिवार मांग को पूरी नहीं कर सका, इसलिए ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे। पत्नी ने दावा किया कि उसने फ्लैट खरीदने के लिए 13,50,000 रुपए दिए, जिसमें दंपति अपने 3 साल के बेटे के साथ रहते थे। उसने यह भी आरोप लगाया कि पति ने यह दिखाने के लिए खुद पर कुछ घाव किए कि पत्नी ने उसके साथ मारपीट की। वहीं दूसरी ओर पति का आरोप था कि उसने फ्लैट के लिए 9 लाख रुपए का लोन लिया और शादी के बाद वह अपनी पत्नी को मॉरिशस ले गया था और उसे एक महंगा सेलफोन भी गिफ्ट में दिया। उसने कुछ व्हाट्सएप चैट्स के जरिए अदालत को बताया कि कैसे उसे पत्नी द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी के खिलाफ उसने एक शिकायत दर्ज कराई थी और जवाब स्वरूप पत्नी ने भी पति पर केस दर्ज कर दिया।